आगाज चैनल में मैं हूं आपकी मेजबान साइमा मंसूर। दोस्तों, दुनिया की हर कौम अपने बेहतरीन साइंसदानों, मुफक्किरों और दानिश्वरों को पहचानती है और उनकी कदर करती है। हमारी आज की ये वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने पाकिस्तान का नाम साइंस की दुनिया में रोशन किया और जो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनके साइंसी कमालात का ये एतराफ़ तमाम दुनिया करती है। फिज़िक्स के मैदान में उनकी तहकीकात इस कदर मुफीद साबित हुई कि 10 दिसंबर सन 1979 के दिन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। एक आलीशान तकरीब के दौरान स्वीडन के बादशाह ने उनको ये एजाज़ पेश किया। इस एजाज़ ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को उस कतार में शामिल कर दिया जिसमें आइंस्टाइन, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और सदी के दूसरे अजीम साइंसदान शुमार किए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ के अलावा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम को दुनियाए इल्म के दीगर 18 आला इनामात मिले। अगर कोई साइंसदान उनमें से एक भी इनाम हासिल कर ले तो वो बड़ा साइंसदान कहलाने का हकदार हो जाता है। इल्म की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाला ये शख्स किसी अपर क्लास खानदान का फर्जंद नहीं था, बल्कि इसकी पैदाइश 29 जनवरी सन 1926 के दिन इस धरती के बिल्कुल आम से घराने में हुई। पंजाब की रोमानवी कहानियों के शहर झंग की पुरपेच गलियों के रिवायती मकान में जन्म लेने वाले अब्दुल सलाम के वालिद एक सरकारी क्लर्क थे जो कि एक अराई खानदान था और अहमदिया तहरीक का हिस्सा थे। अपने बचपन में सलाम ने बिजली की रोशनी तक न देखी थी। जब उनके उस्ताद ने उन्हें बताया कि बिजली लाहौर जैसे बड़े शहरों में होती है तो वो इसके करिश्मे सुनकर बहुत हैरान हुए। अब्दुल सलाम ने इसी शहर के मिडिल स्कूल से 8वीं और यहीं से मैट्रिक का इम्तिहान एजाज़ के साथ पास किया और पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैट्रिक का नतीजा मालूम करके जब साइकिल पर वो तेज तेज पैडल मारते हुए झंग पहुंचे तो वहां के बाशिंदों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। मैट्रिक के बाद तालीम के लिए अब्दुल सलाम लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हुए और यहां भी BA और MA के गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिर अब्दुल सलाम एक वजीफे पर बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज चले गए जो उस ज़माने में फ़िज़िक्स की तहकीक का आला मरकज़ होता था। वहाँ एक बहुत मुख्तसर वक्त में उन्होंने फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में BA ऑनर्स किया और ये भी बहुत एजाज़ के साथ, और फिर PhD का काम शुरू कर दिया। सिर्फ 5 माह के कलील अरसे में उन्होंने फिजिक्स की एक ऐसी गुत्थी सुलझाई कि फौरन ही फिजिक्स में उनका मुकाम पैदा हो गया। अब ये याद रहे कि आम तौर पर फिजिक्स में PhD के लिए 3 से लेकर 5 साल तक दरकार होते हैं, लेकिन अब्दुल सलाम की थीसिस इस कदर मयारी पाई गई गो कि ये सिर्फ 5 महीनों में लिखी गई थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको द बेस्ट थीसिस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। इसके बाद अब्दुल सलाम पाकिस्तान लौट आए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। प्रोफेसर सलाम की शख्सियत के 2 अहम पहलू हैं। एक तरफ तो वो चोटी की साइंस करते रहे और इसमें नुमाया कामयाबियां हासिल की, तो दूसरी तरफ वो इस बात पर कामिल यकीन रखते थे कि पाकिस्तान जैसे ममालिक अपनी गुर्बत और पसमानदगी का तदारुक सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हसूल से ही कर सकते हैं। चुनांचे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, सुपारको और मुल्क के दीगर टेक्निकी इदारों के क़याम में उनका एक मरकजी किरदार था। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की हमेशा भरपूर हिमायत की और कमीशन की बहुत ज़्यादा मदद की। ये कमीशन सन 1957 में कायम हुआ। सन 1960 में वो प्रेसिडेंट अयूब के साइंस एडवाइज़र की हैसियत से पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन के मेंबर भी बन गए। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की पुरजोर हिमायत की, वो भी बन गया। इसके बाद उन्होंने मैन पावर ट्रेन करने पर काम शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने सैकड़ों आदमी बाहर ट्रेनिंग के लिए भिजवाए। गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि हर वजीफे का फ़ायदा उठाया जाए। लेट 1960s में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रीप्रोसीजिंग प्लांट बनाने की तजवीज़ प्रेसिडेंट अयूब को भेजी, जिस पर सदर अयूब ने ब्यूरोक्रेट्स की राय ली। ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि ये तो इकोनॉमिकल नहीं है, इसको मत बनाएं, और इस तरह पाकिस्तान के हाथ से एक सुनहरी मौका निकल गया जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के कई तरक्की पजीर ममालिक में रीप्रोसेसिंग प्लांट की फील्ड में पीछे रह गया। इसके बाद 1974 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ज़ाती वजूहात की बिना पर कमीशन को अपना इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो कमीशन के लिए काम करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बेशुमार साइंसदानों को मौका दिया कि वो TS सेंटर में जाकर न्यूक्लियर फिजिक्स, लेजर्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांस ट्रेनिंग हासिल करें। अपनी अव्वलीन मुलाजमत के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो फिजिक्स की तहकीक में कमी महसूस की थी वो देर तक उनके जहन पर छाई रही। चुनांचे वो मुस्तकिल कोशिश करते रहे कि फिजिक्स का एक बैनुल अक़वामी इदारा कायम किया जाए। उनकी कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई और सन 1964 में इटली में एक ऐसा इदारा कायम किया गया जिससे तीसरी दुनिया के हज़ारों साइंसदान इस्तिफ़ादा करते हैं और इनमें मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम के बहुत ही करीबी दोस्त प्रोफेसर
गुलाम मुर्तज़ा कहते हैं कि इंटरनेशनल सेंटर में शुरू में तो काम सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स पर ही हुआ करता था, लेकिन बाद-ए-ज़ां इसमें दूसरे मज़ामीन भी शामिल कर लिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि तीसरी दुनिया के ममालिक को साइंस बराए इक्तिसादी तरक्की की अशद ज़रूरत है। चुनांचे उन्होंने सेंटर में बहुत से अप्लाइड फिजिक्स के प्रोग्राम शुरू किए, मसलन लेज़र्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड कंट्रोल मशीन, सोलर एनर्जी, बायोफिजिक्स और जियोलॉजी वगैरह। साथ साथ वहाँ पर लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया गया और तकरीबन पिछले 10 साल से ये काम चल रहा था। अब तक 4 लेबॉर्ट्रीज़ कायम की जा चुकी हैं: माइक्रो प्रोसेसर लेबॉर्ट्री, सुपर कंडक्टिविटी लेबॉर्ट्री, लेज़र एंड ऑप्टिकल फाइबर लेबॉर्ट्री और क्लाइमेटोलॉजी लेबॉर्ट्री। प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने ज़ाती तौर पर भी तीसरी दुनिया के साइंसदानों को इस बात की तरगीब दी कि आप अपने मुल्क की ज़रूरतों को सामने रखते हुए अप्लाइड फ़िज़िक्स के मुख्तलिफ मज़ामीन की तरफ तवज्जो दें, और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई। उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को इस काम के लिए आमादा किया। चुनांचे चंद दूसरे साथियों के साथ मैंने भी अपने साबका मज़मून को खैरबाद कहा और प्लाज्मा फ़िज़िक्स को अपनाया। अगरचे प्रोफेसर सलाम अपने फ़िज़िक्स के सेंटर को चलाने में बहुत मसरूफ़ रहते थे, लेकिन फ़िज़िक्स की तहकीक में वो बदस्तूर सरगर्म रहे। एक तवील अरसे से उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि कायनात की तमाम बुनियादी कुव्वतों को यकजा किया जाए। ये वही ख्वाब था जो आइंस्टाइन ने भी देखा था, लेकिन जिसको वो पाया तकमील तक ना पहुंचा सका। फिर सन 1967 में अब्दुल सलाम और स्टीवन वाइनबर्ग कायनात की 2 बुनियादी कुव्वतों को मुत्तहिद करने में कामयाब हो गए। इनमें से एक कुव्वत आम बिजली की कुव्वत है और दूसरी द वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है, और जिसकी वजह से सूरज और सितारों से रोशनी और गर्मी खारिज होती है। वाइनबर्ग और अब्दुल सलाम के असूल इनकलाबी नौइयत के थे और इस काम की बुनियाद पर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। आज उनकी तहकीक फिजिक्स के निसाब का हिस्सा बन चुकी है। साइंस को साइंसदान के रंग, नस्ल या कौमियत से कोई सरोकार नहीं। किसी साइंसी थ्योरी की सच्चाई सिर्फ तजर्बात की कसौटी पर रगड़ने से ही पता चल सकती है। तो दोस्तों, अब डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ जानते हैं। साल 1972 में जब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई, इसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का बतौर मुशीर साइंस कलीदी किरदार था, मगर बाद में डॉक्टर सलाम एटम बम बनाने के मुखालिफ हो गए, क्योंकि जोहरी हथियारों से दुनिया के अमन को ख़तरा हो सकता था। कौमी असम्बली में कई रोज़ की बहस के बाद जब 7 सितंबर 1974 के रोज़ आईन पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, तो उस रोज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपनी डायरी में ये लिखा: नॉन मुस्लिम कैनॉट कोप। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने एक मरतबा कहा था कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं फिजिक्स छोड़ दूं या पाकिस्तान। मैंने दुखी दिल के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया। पाकिस्तान जोहरी तवानाई कमीशन के मायानाज साइंसदान डॉक्टर मुजद्दद अहमद एजाज डॉक्टर सलाम के कज़न थे। 1974 में जब कादियानियों को पार्लियामेंट ने गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, तो डॉक्टर मुजद्दद ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया। याद रहे कि जरदारी दौरे हुकूमत में मेमो गेट स्कैंडल का किरदार मंसूर एजाज डॉक्टर मुजद्दद अहमद एजाज का बेटा है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के दस्तराज आगा शोरिश कश्मीरी के 7 रोज़ा चट्टान में एक मजमून प्रिंट हुआ, जिसके मुताबिक भुट्टो दौर में जब एक रोज़ किसी साइंसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम को दावतनामा भेजा गया, तो उन्होंने ये रिमार्क्स लिखते हुए ये दावतनामा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी को वापस भेज दिया कि मैं उस वक्त तक इस मुल्क में कदम नहीं रखूँगा जब तक आइन में की गई तरामीम वापस ना ले ली जाएँ। डॉक्टर अब्दुल सलाम का साइंसी कारनामा थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस था। इसी नज़रिए को मैथमेटिकली प्रूव करने पर उन्हें और उनके 2 अंग्रेज़ साथियों को 1979 में मुश्तरका तौर पर फिज़िक्स का नोबेल इनाम दिया गया। जब डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम दिया जाने लगा, तो वो उस वक्त तकरीब में पंजाब के रिवायती लिबास में मलबूस थे। सर पर सफ़ेद पग, कुर्ता, शेरवानी और पाँव में झंग का मशहूर ज़माना खुस्सा। एटमी पाकिस्तान के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम खालिस्तन उनके मजहबी नज़रियात की बुनियाद पर दिया गया। अब्दुल सलाम 1957 से ही कोशिश में थे कि उन्हें नोबेल इनाम मिले। सदर ज़ियाउल हक की जानिब से 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम कहा करते थे कि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त 2 ही गम हैं। पहला दुख ये है कि पाकिस्तान में साइंसदानों की उतनी इज्जत नहीं की जाती कि जिस तौकीर के वो लायक हैं, और दूसरा ये कि आलम इस्लाम में साइंस की कदर नहीं की जाती। एक रोज़ आइंस्टाइन की डॉक्टर अब्दुल सलाम से मुलाकात हुई तो वो डॉक्टर साहब से पूछने लगे कि तुम क्या करते हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं रीनॉर्मलाइजेशन थ्योरी पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये जवाब सुनकर आइंस्टाइन बोले, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। डॉक्टर अब्दुल सलाम वहाँ से जाने लगे तो आइंस्टाइन ने आवाज़ लगाई कि क्या तुमने मेरी फ़लाँ थ्योरी पढ़ी है? तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने उसी लहजे में जवाब दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और वहाँ से चल दिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान तो थे ही, लेकिन वो एक कट्टर मजहबी जहन भी रखते थे। वो मिर्ज़ा नासिर के हुक्म पर 1966 से लेकर मरते दम तक कादियानी जमात के ओहदेदार रहे। याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को कादियानी मजहब के पैरोकार फ़र्ज
فرزند احمدیت کے نام سے پکارتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو دنیا کی 36 یونیورسٹیز نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ انہیں 22 ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے نوازا۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی اپنی کزن حفیظ بیگم سے ہوئی اور ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا، جبکہ ڈاکٹر عبدالسلام نے دوسری شادی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر سے کی۔ ڈاکٹر عبدالسلام 1993 ممتاز سائنسدان اور پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 70 سال تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام جو پارکنسن کے مرض میں مبتلا تھے، لندن میں پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح 8 بجے انتقال کر گئے۔ پروفیسر عبدالسلام جنوری 1926 میں جھنگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1960 کے عشرے کے وسط میں یونیفیکیشن کے عنوان سے تھیوری پیش کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ ان کی تھیوری کا نظریہ تھا کہ بجلی اور نیوکلیئر فورس دراصل ایک ہی قوت ہے۔ ہمارے یہ نظریہ وحدت 2 قوتوں کے درمیان ہے۔ وہ قوتیں ہیں بجلی کی قوت اور ویک نیوکلیئر قوت۔ ہمارا نظریہ، میرا اور میرے ساتھیوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں قوتیں ایک ہی قوت کا کرشمہ ہیں، علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ انہیں اس تھیوری پر 1979 میں نوبل انعام دیا گیا۔ اسی سال قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ طبیعیات کے شعبے میں دنیا کی 36 یونیورسٹیوں نے بھی انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر سلام کو 1957 میں اعزازی ڈگری دی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو طبیعیات کے شعبے میں شاندار خدمات انجام دینے پر 20 بین الاقوامی انعامات اور ایوارڈ بھی دیے گئے۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے جسد خاکی کو خصوصی طور پر پاکستان لایا گیا اور یہاں قادیانی ہیڈ کوارٹر چناب نگر کے بہشتی مقبرے میں من و مٹی تلے سپرد خاک کر دیا گیا۔ سائنس کے لامتناہی اور ارتقائی سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کی تھیوری کائنات کے بھید کھولنے کی طرف ایک قدم ہے۔ آج بطور پاکستانی ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ میں ان کا نام درج ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔